नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। आज के सेशन में जुलाई 2023 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक करंट में रहे हैं उस पर आधारित एमसीक्यू के माध्यम से हम प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए टॉपिक का रिवाइज कर रहे हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि करंट अफेयर को हम रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में कौन कौन से प्रश्न हैं, प्रश्नों के माध्यम से हम उनको देख लेते हैं, अर्थात टॉपिक को देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि कॉरपोरेट ऋण बाजार के विनियमन का अधिकार आरबीआई के पास है। दूसरा कह रहा है कॉरपोरेट बॉन्ड्स की परिपक्वता अवधि सामान्यतः 1 वर्ष से कम होती है। तीसरा कह रहा है मुद्रा बाजार का विनियामकीय क्षेत्राधिकार सेबी के पास है। चौथा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सरकारी प्रतिभूतियों का नियमन आरबीआई करता है। तो यहाँ पर देखिए, आपसे ये पूछा गया है कि सही नहीं है, सही नहीं है। तो यहाँ पर देखें, कॉरपोरेट बाजार का विनियमन आरबीआई करता है। यहाँ पर आरबीआई नहीं होगा बल्कि सेबी होगा। ठीक है, सेबी होगा। तो ये आपका गलत है। ठीक है, कॉरपोरेट बॉन्ड्स की परिपक्वता अवधि सामान्यतः 1 वर्ष से कम होती है। यहाँ पर 1 वर्ष से कम नहीं होती है, 1 वर्ष से ज़्यादा होती है। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर इसको समझने का प्रयास करें तो जो वित्तीय बाजार होता है, वित्तीय बाजार को 2 भागों में बांट करके देखते हैं। एक को मुद्रा बाजार कहते हैं, दूसरे को पूंजी बाजार। पूंजी बाजार को भी 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक बाजार। फिलहाल यहाँ पर जो विनियामन के क्षेत्र में बात की जा रही है, सबसे पहले इसकी अवधि जो होती है वो 1 वर्ष से अधिक की अवधि होती है। मुद्रा बाजार का विनियमन का या विनियामकीय क्षेत्राधिकार सेबी के पास है। यह सेबी नहीं, यहाँ पर आरबीआई होना चाहिए। ठीक है, आरबीआई। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों का नियमन आरबीआई करता है, ये बिल्कुल सही है। तो 3 स्टेटमेंट इसमें से गलत हैं। 3 स्टेटमेंट कौन कौन से? तो 1, 2, 3 गलत हैं, चौथा सही है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल 3, अर्थात केवल 3 इसमें से सही हैं। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो हाल ही में सेबी ने कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास फंड को शुरू करने के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है। कॉरपोरेट जो ऋण बाजार है इसे प्रायः बॉन्ड बाजार या फिक्स्ड इनकम मार्केट या क्रेडिट मार्केट भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझने की आवश्यकता यह है कि फिक्स्ड इनकम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर ब्याज दर जो होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, क्रेडिट मार्केट कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से अगर कोई कंपनी, कॉरपोरेट, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई अगर फर्म है, फर्म चाहती है कि वो निवेश करे और निवेश के लिए उसे उसके पास पर्याप्त वित्त की जो आवश्यकता है वो नहीं है या पर्याप्त वित्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस बाजार से वह ऋण ले सकता है। तो क्रेडिट मार्केट भी कहा जाता है। यहाँ होने वाले सभी कारोबार और जारी की जाने वाली ऋण प्रतिभूतियों के लिए सामूहिक रूप से ऋण बाजार शब्द का उपयोग होता है। ऋण बाजार को मोटे तौर पर सरकारी बॉन्ड्स और यहाँ पर बॉन्ड्स बाजार और कॉरपोरेट यानी कि 2 भागों में बांटा जा रहा है। आप इसको एक भाग कहेंगे और दूसरे को आप ऐसे कहेंगे। कॉरपोरेट ऋण बॉन्ड्स बाजार में वर्गीकृत किया जाता है। कॉरपोरेट बॉन्ड्स जो है वो प्रायः लंबी अवधि के लिए ऋण लिखित होते हैं। इनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है। कॉरपोरेट ऋण बाजार के विनियामक का अधिकार सेबी के पास है। ठीक है, 2002 की बात करें तो 2002 में सेबी और आरबीआई के बीच जो नियामकीय क्षेत्राधिकार है उसको प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम 1956 के तहत संशोधन करके अस्पष्ट क्षेत्राधिकार का निर्धारण कर दिया गया था। इसके बाद से मुद्रा बाजार, ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों आदि का नियामक या विनियामक आप कह सकते हैं आरबीआई के पास चला गया और सेबी आपको मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये आपसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि किसके तहत कौन सा जो चरण है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पक्की सड़कें बनाई गई हैं तो वहाँ पर लगा होगा, बोर्ड जरूर लगाया गया होगा। अगर हो सकता है कि कबाड़ी वाले उठा ले गए हों तो वो अलग बात है, कोई बेच करके, और ठीक है, तो वहाँ पर लिखा होता है कि ये
जो सड़क बनी है किस योजना के तहत बनी है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। तो इसके चरण है, चरण कौन कौन से हैं, तो जो पहला चरण है, पहला चरण कब शुरू किया गया था, तो वर्ष 2000 में ये शुरू किया गया था। पहले चरण की बात कर लें, 2000 में ये शुरू किया गया था। इसके तहत जो कहा गया था, तो असंबद्ध बस्तियां, जैसे आप हिमालयी क्षेत्र की बात कर लीजिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात कर लीजिए, उनको कनेक्ट करने या कनेक्टिविटी प्रदान करने की बात कही गई थी पहले चरण में। तो यहाँ पर पहला आपका सही है। दूसरे की बात कर लें कि दूसरा चरण कब शुरू किया गया था, तो दूसरा चरण ये 2013 में शुरू किया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें जो बात कही गई थी दूसरे चरण में 50,000 किलोमीटर कनेक्टिविटी की बात कही गई थी कि इसके माध्यम से हम 50,000 किलोमीटर की सड़कों का विकास करेंगे, उनके उन्नयन की भी बात कही गई थी। जो थर्ड इसका फेज़ था ये 2019 में शुरू किया गया था, और इसके तहत ये कहा गया था कि कम से कम 1,25,000 किलोमीटर के आसपास सड़कों का विकास किया जाएगा। तो इस आधार पर आप देख रहे हैं कि पहला सही है, ये दूसरा और तीसरा गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसमें केवल एक हो जाएगा, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हाल ही में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसदीय अस्थायी समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर अपनी रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट से संबंधित जो प्रमुख बातें हैं जहां से सवाल बनाया जा सकता है, रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि 31 जनवरी 2023 तक ये जो योजना है प्रथम और द्वितीय, ठीक है, इसके तहत जो निर्धारित लक्ष्य हैं इनमें जो अभी पूर्ति हुई है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है, तो पहले चरण में 96.24%, और दूसरे चरण के तहत जो निर्धारित लक्ष्य किया गया था उसमें 97.01% की प्राप्ति हुई है, प्राप्त कर लिया गया है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। कब शुरू किया गया था, तो यहाँ पर वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। पहले चरण में जो बातें मैंने बताया कि मैदानी क्षेत्रों, जो उत्तर पूर्व है, हिमालयी राज्य की बात करें, इनकी आबादी जो असंबद्ध आबादी है उनको कनेक्ट करने की बात कही गई थी, और ये कहा गया था कि इसमें 3.68 लाख किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया था, और ये कहा गया था कि इसको हम पूरा करेंगे। उसी तरह से वो सारी बातें बताई गई हैं, पीडीएफ के रूप में भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल इससे संबंधित जो बातें मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग तथा कैसीनो पर 28% जीएसटी लागू करने का निर्णय लिया है। इस कर के से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपसे ये पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से सही कौन सा है। तो यहाँ पर देखें, ए कह रहा है यह कर गेम में एंट्री के दौरान भुगतान की गई प्रारंभिक राशि पर लगाया जाएगा। तो बाकी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर समझ लीजिए, जो पहला स्टेटमेंट है, जो जब आप गेम में एंट्री करते हैं और एंट्री के दौरान जो आपने भुगतान किया है, मान लीजिए कि जितना भी आपने जो भी अमाउंट लगाया, भुगतान किया, तो उस पर 28% का जीएसटी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जितनी बार आपने गेम में पैसा लगाया उतनी बार आपको 28% जीएसटी देना होगा। ये बात समझ में आ गई। अब इसी से संबंधित आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, जीएसटी परिषद की संरचना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो जीएसटी परिषद में एक अध्यक्ष होता है, सदस्य होता है, उपाध्यक्ष होता है। तो जो अध्यक्ष होगा स्वाभाविक सी बात है केंद्रीय वित्त मंत्री, जो सदस्य होंगे वह केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होते हैं। सदस्यों में जो राज्य हैं, राज्यों की बात करें तो 28 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, यहाँ से भी सदस्य शामिल होते हैं, अर्थात कुल इसमें 33 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। जो इसके उपाध्यक्ष हैं, राज्य सरकारों के जो मंत्री हैं, मंत्रियों के बीच से निर्वाचित व्यक्ति इसमें शामिल होता है। अब बात ये आती है, जो जीएसटी परिषद है वो कार्य क्या करता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स हटाना है, कम करना है, लगाना है। ठीक है, उसकी ये सिफारिश करता है। बस इतना समझ लीजिए। अब जो बातें हैं इससे संबंधित वो हम लोगों ने समझ लिया कि ए सही ऑप्शन है।
आगे बढ़ें, इसी से संबंधित कुछ बातों को देख लें। हाल ही में जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग तथा कैसीनो पर 28% जीएसटी लागू करने का निर्णय लिया है। जीएसटी गेम में एंट्री के दौरान भुगतान की गई जो प्रारंभिक राशि है उसी प्रारंभिक राशि पर लगाया जाएगा, न कि लगाए गए प्रत्येक दाव के कुल मूल्य पर। आप जितनी बार दाव लगा रहे हैं उतनी बार नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि कौशल, स्किल की आवश्यकता हो या फिर ऐसे जिसमें चांस पर आधारित हो, उन सभी की बात की गई है, उन सभी पर यह लगाया गया है। भारतीय गेमर्स को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनियों को स्वयं को जीएसटी प्राधिकरणों के पास पंजीकृत कराना होगा। इसके साथ साथ इसी से संबंधित और बातें देख लें। जो महत्वपूर्ण बात है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष क्या हो सकते हैं, आपसे ये भी पूछ लेता है। तो राजस्व में बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ से सरकार को जीएसटी मिल रही है। यह बदलाव अनुमान है कि कर की इस दर को लागू करने से राजस्व वर्तमान, ठीक है, लागू करने से राजस्व वर्तमान ये 200 करोड़ रुपए से बढ़कर के 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान है। यह भी समझने की आवश्यकता है इससे जो ये गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग होती है, युवाओं में जो लत की समस्या हो गई है उससे पीछे हटने या उसको रोकने में भी सहायता मिल सकती है। नकारात्मक पक्ष ये है कि इस क्षेत्र में जो पूर्व एफडीआई को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, अर्थात इस क्षेत्र में एफडीआई को प्रभावित कर सकता है, भावी एफडीआई को खतरे में भी डाल सकता है। इससे बिना लाइसेंस वाले जो ऑपरेटर्स हैं उनमें वृद्धि हो सकती है कि वो अपने आप को रजिस्टर न करें, और वो टैक्स से बचने के लिए स्वाभाविक सी बात है कि वो रजिस्टर नहीं करेंगे, तो इससे सरकार के राजस्व में कमी भी हो सकती है। इसका दायरा कितना है ये भी समझने की आवश्यकता है। तो ऑनलाइन गेमिंग का वर्तमान जो अनुमानित मूल्य है वह 2.6 बिलियन है। ऐसा अनुमान है कि यह क्षेत्रक यानी कि गेमिंग का क्षेत्रक अगले 5 वर्षों में लगभग 27% की, ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ोतरी करेगा या बढ़ सकता है। ये भी समझने की आवश्यकता है कि भारत फैंटेसी गेम का सबसे बड़ा बाजार बन गया है, बाजार है भी। यहाँ लगभग 18 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। इसके अलावा 2022 की बात करें तो लगभग इतने लोगों को रोजगार इस क्षेत्र ने प्रदान किया। तो इस हिसाब से इकॉनमी की देखें तो इकॉनमी के लिहाज से ये ठीक कहा जा सकता है, क्योंकि ये रोजगार प्रदान करने का काम कर रहा है। इकॉनमी में हर वो चीज़ सही है जिससे रोजगार मिलता है या रोजगार का सृजन होता है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2022 तक इस क्षेत्र को एफडीआई के रूप में लगभग इतने करोड़ रुपए भी प्राप्त हुए हैं। तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। प्रोजेक्ट वेव के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इंडियन बैंक ने अपनी डिजिटल रूपांतरण पहल के तहत इसकी शुरुआत की है। तो बिल्कुल सही बात है। वेब, ये देखिए यहीं से पता चल रहा है, इसका सेंस निकल रहा है। अगर आप समझेंगे तो यहीं से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कुछ चीज़ें तो इसके इर्द गिर्द आप जा सकते हैं। तो ये कह रहा है कि इंडियन बैंक ने अपनी डिजिटल रूपांतरण पहल के तहत इसकी शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट को नेशनल ई गवर्नेंस जहां पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चीज़ें होंगी, कार्य किया जाएगा, सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से शुरू किया गया है। इसके तहत पारंपरिक कागज आधारित प्रक्रियाओं की आसानी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी सेवा शुरू की गई है। आपसे पूछा गया है कि सही कौन सा है, तो अब आप लोगों को सही बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। इसमें ध्यान रखना है कि तीनों ही सही हैं, तीनों ही कथन सही दिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित बातों को देख लेते हैं, चर्चा में क्यों है। तो इंडियन बैंक ने अपनी डिजिटल रूपांतरण पहल प्रोजेक्ट वेव, ठीक है, के तहत नई सेवाओं की शुरुआत की है, ठीक है। इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट को नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से शुरू किया गया है। सारी बातें वही हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया है, वहाँ पर स्टेटमेंट के रूप में हम लोगों ने देख लिया। कागज आधारित प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सेवा शुरू की गई है। साथ ही साथ इसके साथ ये भी देख लें कि बैंक ने आसान और सुचारू ऋण प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से एंड टू एंड डिजिटल रूप से पूर्व अनुमोदित व्यावसायिक ऋण सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट वेब के तहत नई सुविधा की शुरुआत की है। अब ये भी कहा गया है कि जो सुविधा है 25 लाख
ठीक है, कि ऋण को संसाधित करने के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देख लें। गिग श्रमिकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही गलत है, ये आपसे पूछा गया है, गलत कौन सा है ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, गिग वर्कर अगर आप लोगों को याद हो तो उससे संबंधित बातें आप लोगों को याद आ जाएंगी। गिग वर्कर किसे कहा जाता है? प्लेटफॉर्म आधारित जो सेवाएं देते हैं, जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस में एक तरह से समझौता होता है और उसके आधार पर जो प्रत्येक ऑर्डर होता है उसके आधार पर उन्हें भुगतान किया जाता है। तो एक मुक्त बाजार प्रणाली है। मुक्त बाजार जहां पर आप उससे किसी बाध्यता के तहत आप बंधे हुए नहीं हैं, किसी समझौते के तहत आप बंधे हुए नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए गिग इकॉनमी एक मुक्त बाजार प्रणाली है। बताइए ये है? बिल्कुल सही बात है। वेतन संहिता 2019 में गिग श्रमिकों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहले ही बता दिया गया कोई प्रावधान नहीं है, दरअसल प्रावधान किया गया है। ये आपका ये जो है सही है, ये आपका गलत है। अब गलत है, वेतन संहिता 2019 में जो प्रावधान किया गया है ये कहा गया है कि जो गिग वर्कर हैं और असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनके लिए न्यूनतम वेतन या फ्लोर वेज का मतलब होता है सरकार ये तय करती है, सरकार जो न्यूनतम मजदूरी तय करती है उसे फ्लोर वेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये गलत है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 इन श्रमिकों को मान्यता प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। ई श्रमिक पोर्टल द्वारा गिग श्रमिकों का डेटाबेस तैयार किया जाता है कि कितने इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं। तो इस तरह से आपका केवल और केवल बी वाला गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अब इसके बारे में देख ले चर्चा में क्यों रहा है। तो श्रम, वस्त्र एवं कौशल विकास संबंधी संसदीय अस्थायी समिति ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से गिग श्रमिकों के लिए योजनाएं बनाने का आग्रह किया है। साथ ही साथ 2023 में बात करें तो G20 के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई थी। इसी बैठक में गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए अस्थायी सामाजिक सुरक्षा पर एक आउटकम दस्तावेज को अपनाया गया था। ठीक है, राजस्थान सरकार ने इसको लेकर के अर्थात प्लेटफॉर्म आधारित जो गिग वर्कर हैं उनके कल्याण के लिए विधेयक 2023 भी पारित किया था। और अगर आप लोगों ने डिबेट देखा होगा तो राहुल गांधी जी का एक डिबेट है, उस डिबेट में वो बता भी रहे हैं, लोगों से पूछ भी रहे हैं कि आप लोगों की समस्याएं क्या हैं। तो ये डिबेट अगर देखते हैं तो वहाँ पर भी चीज़ें निकल कर के आ जाती हैं, वहाँ से भी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं जो आपके काम की होती हैं। फिलहाल के लिए इससे संबंधित जो बातें थीं उन बातों को हम लोगों ने देख लिया। जो गिग इकॉनमी है और श्रमिक हैं उनके बारे में बात कर लें। गिग इकॉनमी एक मुक्त बाजार प्रणाली है। इसमें सामान्यतः अस्थायी और शॉर्ट टर्म कार्य अवसर मौजूद होते हैं। इससे जो जुड़े हुए लोग हैं गिग श्रमिक कहे जाते हैं। ठीक है, यह इकॉनमी डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मार्केट प्लेस से संचालित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेटफॉर्म आधारित सेवाएं हैं, आप किसी एप्लीकेशन के माध्यम से स्विगी, जोमेटो, जैसा कि मैंने कहा कि आप कोई सामान कोई खाना बुक करते हैं, ऑर्डर करते हैं, फिर वो ऑर्डर कहाँ से लेना है, एक व्यक्ति डिलीवरी करने आता है, तो उसी व्यक्ति को कहा जाता है कि यह गिग वर्कर है। ठीक है, यह गिग श्रमिकों को विशेष सेवाओं की तलाश करने वाले ग्राहकों से जोड़ती है। इससे संबंधित प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं जैसे उबर, स्विगी और ये इत्यादि इत्यादि। ठीक है, श्रमिकों के से संबंधित आंकड़ों की बात करें तो नीति आयोग ने 2020-21 की एक रिपोर्ट जारी किया था और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया था कि भारत में लगभग 77 लाख जो कर्मचारी हैं वो गिग इकॉनमी से जुड़े हुए हैं जिन्हें सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। ठीक है, चूँकि अनुबंध इसमें होता नहीं है और अस्थाई होते नहीं हैं तो सामाजिक सुरक्षा इन्हें मिलता नहीं है। वर्ष 2018 के गिग इकॉनमी में महिलाओं की जो भागीदारी थी वो 18% थी। 2022 की बात करें तो 36% हो गई है। इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देख लिया। गिग कार्य में हिस्सेदारी की बात करें तो 47% मध्यम कुशल नौकरियां यहाँ पर हैं, 22% उच्च कुशल नौकरियां हैं और 31% कम कुशल नौकरियां हैं। इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार को इनके रेगुलेशन का प्रयास करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा।
गिग अर्थव्यवस्था के लिए भारत में मौजूदा जो ढांचा है, इस ढांचे की बात करें तो वेतन संहिता 2019 ये कहता है गिग श्रमिकों सहित संगठित और असंगठित श्रमिकों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन और फ्लोर वेज, जैसा कि मैंने बताया कि सरकार न्यूनतम वेतन निर्धारित करती है, ठीक है, उसका प्रावधान किया गया है। और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की बात करें तो श्रम और रोजगार मंत्रालय इस संहिता की सहायता से गिग तथा प्लेटफॉर्म श्रमिकों को मान्यता प्रदान करता है। ई श्रम पोर्टल, इसके द्वारा गिग श्रमिकों सहित, ठीक है, असंगठित श्रमिकों का एक डेटाबेस तैयार किया जाता है कि कितने हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, आप लोगों ने सुना होगा, लगातार मतलब हमेशा ही ये चर्चा में रहता है और ये तो बेसिक सी बात है, इतनी चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए, ठीक है। इसकी सिफारिश शिवरमन समिति ने की थी। तो शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर नाबार्ड अधिनियम 1981 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। 1982 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। 81 के तहत 81 का अधिनियम है, उसके तहत स्थापना हुआ था। और हुआ कब था तो 1982 में, ठीक है, 1982 शिवरमन समिति ने सिफारिश दिया था, उन्हीं सिफारिशों के आधार पर स्थापना हुआ था। तो ये आपसे कहा गया कि गलत जानकारी देता है। इसकी सिफारिश शिवरमन समिति ने किया था, बिल्कुल। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित है। इसे कृषि ऋण से संबंधित आरबीआई के कार्य सौंपे गए हैं। इसका उद्देश्य वित्तीय रूप से समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। बताइए, अब ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित है। आपसे ये पूछा गया है कि गलत जानकारी देता है, तो गलत जानकारी के संदर्भ में अगर आप लोगों को ये पता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसको अभी, इसका आंसर अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं, और चूंकि मैंने आप लोगों से कहा है कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे, इसीलिए अभी इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ। आप एक बार व्याख्या देख लीजिए, फिर उसके बाद आएंगे, तब तक आप लोग कमेंट करके बता देंगे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने नाबार्ड के कार्य को भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रीढ़ के रूप में संदर्भित किया है। गठन 1982, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड अधिनियम 1981 के तहत किया गया था। इसकी सिफारिश शिवरमन समिति ने की थी। उद्देश्य ये है कि सशक्त और वित्तीय रूप से समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करना। वित्त मंत्रालय द्वारा ये प्रशासित है। तो बताइए, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित, इसमें निम्नलिखित संस्थाओं से कार्य सौंपे गए हैं, ठीक है। कृषि ऋण से संबंधित आरबीआई के कार्य, और यहाँ पर तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त संबंधी कार्य। तो यहाँ पर कहा गया है कृषि ऋण से संबंधित आरबीआई के कार्य सौंपे गए हैं। और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि प्रशासित कौन करता है, तो वित्त मंत्रालय। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये कहा गया है प्रशासित, तो यहाँ पर वित्त मंत्रालय होना चाहिए, जबकि यहाँ पर कौन सा है, आरबीआई है। तो ये आपका गलत है, ठीक है, गलत है, बाकी सभी इसमें सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सांख्यिकी संबंधी अस्थायी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे ये पूछा गया है, सही नहीं है। तो पहला कथन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इसका गठन किया है। यह समिति आर्थिक सांख्यिकी पर अस्थायी समिति के स्थान पर गठित की गई है। इस समिति में कुल 10 सरकारी और 10 गैर सरकारी सदस्य शामिल होते हैं या शामिल हैं। इसके विचारार्थ विषयों में प्रशासनिक डेटा का उपयोग करना शामिल है। अब सॉरी, आप लोगों को इसका जवाब देना है। देखिए, ये कहा गया है कि सही नहीं है, तो सही नहीं है इसके संदर्भ में आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन इसमें शामिल होते हैं। 10 सरकारी और गैर सरकारी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। फिलहाल एक बार व्याख्या देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आर्थिक सांख्यिकी पर अस्थायी समिति, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, के स्थान पर SCO, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टैंडिंग कमिटी ऑन, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इसका गठन किया है। अब इसी के संदर्भ में SCOS
के पास राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के तहत किए गए सभी सर्वेक्षणों के फ्रेमवर्क और परिणामों की समीक्षा करने का व्यापक अधिकार होगा। साथ ही इसमें 10 सरकारी और 4 गैर सरकारी सदस्य होंगे। यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि 10 सरकारी और गैर सरकारी सदस्य शामिल होंगे। तो 10 सरकारी और गैर सरकारी, इसमें स्पष्ट किया गया है क्या कि कितने? तो स्पष्ट नहीं किया गया है, इसलिए ये गलत होगा। 4 गैर सरकारी सदस्य शामिल होंगे। ये प्रख्यात शिक्षाविद होंगे। इसके विचारार्थ विषयों में सर्वेक्षण परिणामों को अंतिम रूप देने और प्रशासनिक डेटा का बेहतर उपयोग करना शामिल है। सर्वेक्षण डिजाइन में सुधार के अलावा SCOS डेटा अंतराल उन्हें दूर करने के लिए रणनीतियों की पहचान करेगा। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पास बातें कही जा रही हैं के पास सर्वेक्षण परिणामों के प्रकाशन को मंजूरी देने का अंतिम प्राधिकार होगा, अंतिम अधिकार भी आप कह सकते हैं। तो इससे संबंधित जो बातें थी उसको हम लोगों ने देख लिया। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से मौद्रिक नीति निर्माण में सुधार होगा। कथन 2 कह रहा है केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली डेटा माइनिंग, ठीक है, डेटा माइनिंग, इसके साथ साथ टेक्स्ट माइनिंग और सांख्यिकी विश्लेषण का एक प्लेटफॉर्म है। अब दोनों के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है कि क्या कोई इससे अंतर संबंधित है, व्याख्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, या दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों सही एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है इस संदर्भ में। तो आप देखें इसमें सही कौन सा होगा। ये कह रहा है दोबारा से, RBI की केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से मौद्रिक नीति निर्माण में सुधार होगा। केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली डेटा माइनिंग, टेक्स्ट माइनिंग और सांख्यिकी विश्लेषण का एक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर सही कौन सा होगा? सही व्याख्या कर रहा है दोनों, 1 और 2, ठीक है। तो ए आपका दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए आपका ए कथन सही होगा, ठीक है। इससे संबंधित बातों को देख लें। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने CIMS को शुरू किया है। यह अगली पीढ़ी का डेटा भंडार है। डेटा भंडार आज के संदर्भ में वर्तमान विश्व की बात करें तो डेटा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। चाहे आप कुछ भी सर्च करें, एक बार आप सर्च करें गूगल पर, उसके बाद जब भी आप मोबाइल खोलेंगे या मोबाइल पर या आप गूगल या किसी भी साइट पर जाएंगे तो जो आपने सर्च किया है उससे संबंधित अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो आपको सर्च लिस्ट में दिखाएगा ही। और सर्च लिस्ट में दिखाने के साथ साथ उसके प्रचार जो आप कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वो आपको सजेस्ट करने लगता है। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि डेटा माइनिंग हो रही है, डेटा स्टोर हो रहा है, डेटा लिया जा रहा है, इसलिए डेटा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी पसंद क्या है, आप क्या पसंद करते हैं, कैसा पसंद करते हैं, आपको कलर कौन सा पसंद है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है CIMS के जो कार्य हैं, यह प्लेटफॉर्म डेटा माइनिंग, टेक्स्ट माइनिंग और सांख्यिकी विश्लेषण का कार्य करेगा। यह आर्थिक विश्लेषण की सहायता से मौद्रिक नीति निर्माण में सुधार करेगा। यह सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिक डेटा उपलब्ध कराएगा और बाहरी उपयोगकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले ऑनलाइन सांख्यिकी विश्लेषण में भी सहायता करेगा, इत्यादि बातें। ये सारी बातें आप लोग देख रहे हैं। तो पूरे को ना पढ़ते हुए, क्योंकि ये आप लोगों को PDF फॉर्मेट में भी जो संस्कृति IAS का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी अवेलेबल होगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। जो कोर है वो समझना आवश्यक है। अगले प्रश्न पर बात करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? इसमें अधिकतम निवेश 2 लाख रुपये है। इस योजना का लाभ सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लिया जा सकता है। इसमें निवेश की गई राशि के लिए परिपक्वता अवधि 2 वर्ष है। इसके तहत जमा की गई धनराशि पर 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का प्रावधान है। अब ये पूछा गया है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, इसके प्रावधानों के बारे में आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो जो ये आपसे पूछा गया प्रश्न, इसमें ध्यान रखेंगे कि दूसरे को छोड़ करके इस योजना का लाभ सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ही लिया जा सकता है। दरअसल इस योजना का लाभ अब इसका विस्तार कर दिया गया है
केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ही नहीं लिया जा सकता है, निजी क्षेत्र के बैंकों से भी लिया जा सकता है। तो ये आपका गलत है। बाकी पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और निजी क्षेत्र के पात्र बैंकों को जो यह योजना है, इस योजना को लागू करने एवं संचालित करने की अनुमति दे दी है। इसका उद्देश्य क्या है? युवा लड़कियों और महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि एक लघु बचत योजना है। सदस्यता डाकघरों और पात्र जो अनुसूचित बैंक हैं उनके माध्यम से ग्रहण की जा सकती है। योजना के तहत 2 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 31 मार्च 2025 को या उससे पहले खाता खोला जा सकता है। इससे संबंधित जो बातें थी उनको हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपसे ये पूछा गया है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश दूसरे देश में स्थित उद्यम में सीधे निवेश किया गया निवेश है। तो अगर पोर्टफोलियो निवेश आप समझते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। पार्टिसिपेटरी नोट्स विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश किया गया मुख्य माध्यम है। सी कह रहा है, विदेशी संस्थागत निवेशक निवेश किए जाने वाले देश में पंजीकृत होते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक की तुलना में दीर्घकालिक है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो फिर अगर आप लोगों को पता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या है, पार्टिसिपेटरी नोट्स किसे कहते हैं, तब तो एफडीआई किसे कहते हैं, तब तो ये प्रश्न सॉल्व होगा। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा। अब इससे संबंधित जो बातें हैं ये चर्चा में क्यों रहा है, पहले उसको देख लेते हैं फिर इस पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें, हाल ही में सेबी ने उच्च जोखिम वाले कुछ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की ओर से अतिरिक्त प्रकटीकरण को अनिवार्य करने का प्रस्ताव पेश किया है, यानी कि खुलासा करने की बात कही गई है। तो जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश है, ठीक है, इसका तात्पर्य एक देश के निवेशक द्वारा किसी और देश की पूंजी बाजार में शेयर या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश से है। यहाँ पर कहा गया है पोर्टफोलियो एफआईआई, ठीक है, संस्थागत निवेश, संस्थागत यानी कि संस्था में निवेश किया जा रहा है। ठीक है, तो निवेशकों द्वारा किसी और देश की पूंजी बाजार, ठीक है, में शेयर या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता है। ठीक है, पहले भारत में एफपीआई को 2 श्रेणी में बांटा गया था। कौन? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एफआईआई, और दूसरा है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। ठीक, इन 2 भागों में वर्गीकृत किया गया था। वर्तमान में इन दोनों को एकीकृत करके यहाँ विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या निवेश कर दिया गया है, इसका नाम दे दिया गया है। इसके निवेशक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक कहलाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर विदेशी संस्थागत निवेश क्या है, तो यह निवेशक या निवेश निधि है जो उस देश के बाहर पंजीकृत जिसमें वह निवेश कर रहा है। संस्थागत निवेशकों में विशेष रूप से हेज फंड, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड इत्यादि शामिल होते हैं। सबसे बड़ा स्रोत जिसके माध्यम से एफआईआई निवेश करते हैं वह पार्टिसिपेटरी नोट्स होता है। अब यहाँ पर पार्टिसिपेटरी नोट्स का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि निवेशक खुद को पंजीकृत किए बिना, ठीक है, किसी संस्था के माध्यम से निवेश करता है। ठीक, तो ये क्या कह रहा है? पी नोट्स के बारे में, पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में। यहाँ पर क्वालिफाइड अर्थात योग्य विदेशी निवेशक की बात करें, एक व्यक्तिगत फर्म फंड है जो उस देश के बाहर स्थित है जिसमें निवेश किया जा रहा है। ये अन्य एफआईआई के साथ उप खाते खोलने की आवश्यकता के बिना सीधे विदेशी बाजार में निवेश कर सकता है। क्वालिफाइड इन्वेस्टर हैं। ठीक है, आप सर्टिफाइड भी कह सकते हैं समझने के लिए। कोई क्वालिफाइड जो फॉरेन इन्वेस्टर है स्थानीय नागरिकों की तरह विदेशी शेयर बाजार में निवेश कर सकता है। जो एफडीआई है, एफडीआई को आप समझते हैं कि कोई जो निवेशक है किसी देश में आकर के अपनी यूनिट्स स्थापित करता है और उत्पादन कार्य करता है। तो इससे संबंधित जितनी बातें हैं, इन बातों को समझने के बाद अब बात आती है कि सही कौन सा है। यहाँ पर देखिए,
आपसे पूछा गया है सही कथन। पार्टिसिपेटरी नोट्स विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश का मुख्य माध्यम है। पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से, जैसा कि मैंने कहा कि एक निवेशक खुद को पंजीकृत किए बिना संस्थाओं के माध्यम से, पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से निवेश करता है। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देख लिया। कुल 10 प्रश्न थे, अर्थात 10 टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट भी करें, ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।